हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विवेक यादव और आज हम लोग कूलम्स लॉ जो कि चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12th में, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड में इस चैप्टर का नाम जो है वो आईएससी बोर्ड में जो चैप्टर है इसका नाम जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रीफ आज इंट्रोडक्शन देंगे और जो हीरो एंट्री होगी वो कल होगी। ठीक है, सो आज हम लोग जो बात करेंगे वो किस पे करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस पर। भैया इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? पहले इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहते किसको है। ठीक है, सो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी, मैटर जानते हैं ना, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। ओके, सो अ प्रॉपर्टी of matter through which it attracts or repel other substances, या चलिए सब्सटेंसेस ठीक है, यानी कि किसी भी मैटर की वो क्वालिटी जिसके जरिए वो दूसरी चीजों को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है या फिर अपने से दूर ले जाता है। 11th क्लास में हम लोगों ने एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा था जिसका नाम है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स में हमने ये देखा था कि न्यूटन साहब ने कुछ कहा था कि ये फोर्स जो होगा प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। करेक्ट, वैसे ही ये लॉ भी काम करता है, बट ये लॉ थोड़ा सा अलग है। इसकी ताकत का अंदाजा अभी आपको हो जाएगा, बट उससे पहले कुछ बातें इसके बारे में वो जान लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन ये फोर्स होगा वो रिपल्सिव भी होगा। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, उसमें जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका जो कैरियर है या यूं कहें कि उसका जो रीजन है वो क्या है? वो मास है। अगर आपके अंदर मास है तो आप पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, अगर आपके अंदर मास नहीं तो ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स बहुत कम लगता है। क्यों? क्योंकि इनका मास जो होता है वो 9.1 टाइम्स 10 की पावर -31 kg होता है। करेक्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे मास कम होता जाएगा वैसे वैसे आप ग्रेविटी से फ्री होते चले जाएंगे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है, ये बात तो उचित है, लेकिन कैसे करता है इसका जिक्र आइंस्टाइन ने किया है, ना कि न्यूटन ने। न्यूटन ने इसका जिक्र नहीं किया, इसलिए वो थ्योरी बड़ी लंबी है, इसलिए इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ये जो फोर्स है ये है इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिपेंड। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब हमने आपको साफ साफ दिखा रखा है कि किसी भी मैटर की वो क्वालिटी जिसके जरिए वो दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। यहाँ पर दोनों कंडीशन है, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। अब किन कंडीशन पे अट्रैक्शन होगा, किस कंडीशन में रिपल्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, लेकिन ये मास और चार्ज में ये जो बेसिक अंतर है वो यही है कि ये जो होगा ये अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों कर सकता है, मास केवल अट्रैक्टिव होता है। और क्यों होता है उसके बारे में डिस्कशन अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का पता लग गया। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय जो थ्रू आउट द लेक्चर हम लोग चार्ज को हम डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं? बाय, किससे डिनोट करेंगे? हम डिनोट करेंगे इसको लोअर केस क्यू से। किससे करेंगे? लोअर केस की। सो इट इज डिनोटेड बाय क्यू। ठीक है, ऑफ कोर्स इसको नाप सकते हैं तो इसका कोई एसआई यूनिट भी होगा। एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, यानी कि आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं ये इसी यूनिट के हिसाब से जाना जाएगा। इट्स एसआई यूनिट, क्योंकि ये एब्रिविएशन है इसलिए मुझे इसको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट
इज कूलॉम। कूलॉम एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ये पड़ा हुआ है, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में काफी रोल प्ले किया है, तो इनके सम्मान में इस यूनिट को कूलम्स के नाम से जाना गया। ओके, सो ये तो बस यूनिट है। अच्छा, फिर आप ये बात, क्या भाई इलेक्ट्रिक चार्ज से प्रॉपर्टी हुई तो प्रॉपर्टी कंटिन्यूअस होगी कि डिस्क्रीट होगी, ये कैसा सवाल है। ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी कंटिन्यूअस होगी, बट आंसर है नहीं, प्रॉपर्टी यहाँ पे ये डिस्क्रीट होगी। और यही है आपका अगला टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है 11th क्लास में केमिस्ट्री में, वैसे ही यहाँ पर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ेंगे, यानी कि किसी भी यूनिवर्स में आप ना तो चार्ज क्रिएट कर सकते हैं ना ही तो चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग विल बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस लॉ के अनुसार इलेक्ट्रिक चार्जेस can neither be created be created nor be destroyed, nor be destroyed, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो भैया ये इलेक्ट्रिक फोर्स तो चार्ज पे डिपेंड करता है, तो अगर चार्ज पे डिपेंड करता है और चार्ज तो आप बना नहीं सकते, तो इसका मतलब ये फोर्स एग्जिस्ट ही करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसका ये जो सेंटेंस है इसका इंटरप्रिटेशन गलत मत निकालिएगा, इसका इंटरप्रिटेशन ये है, इफ वी हैव created a certain charge, then उस हालत में equal amount of opposite charge will be created automatically। ठीक है, will be created। will be created। भैया ऐसा क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अगर हमने चार्ज करके बना लिया तो उसका इक्वल अमाउंट जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा, मतलब चार्ज अलग अलग तरह के होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट, यानी कि इक्वल भी होना चाहिए और ऑपोजिट भी होना चाहिए, यानी चार्ज तो दो काइंड के होने चाहिए। अच्छा, इस पर भी डिस्कशन बाद में करेंगे, बट उससे पहले इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझते हैं। ये स्टेटमेंट कह ही रहा है कि चार्जेस जो होंगे उनको आप ये नहीं कि आप बस तोड़ते चले जाओ, ठीक है, एक सर्टेन वैल्यू के बाद चार्ज नहीं टूटेगा, चार्ज नहीं टूटेगा। बट ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये बहुत जगह नहीं भी लगता है, ठीक है, अभी उसके बाद डिस्कशन नहीं करेंगे कहां नहीं लगता है, बट नहीं लगता है। तो आप लिख सकते हैं इन अदर वेज, इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक चार्ज cannot be divided infinitely,
यानी कि चार्जेस आप तोड़ते रहिए। आप सबसे पहले ये क्लस्टर लीजिए, आपको तोड़िए, तोड़ने के बाद आप बिल्कुल 10 पार्टिकल तक पहुंच जाएंगे। आप उसके भी करोड़ टुकड़े कर दीजिए, उसमें सबसे छोटा टुकड़ा होगा, आप उसको शायद एटम कहते हैं। अब उस एटम को तोड़िए तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। आप उसको भी तोड़िए, स्टिल आपको चार्ज मिलेगा, स्टिल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप चाहे जितना तोड़ते चले जाएं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसके बाद चार्ज फर्दर नहीं टूटेगा। आप चार्ज को इनडेफिनेटली नहीं तोड़ सकते, ठीक है। और ये क्यों होता है ये अभी आप लोगों में नहीं, तो प्लीज अभी नहीं बता पाएंगे। सो यहाँ ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो डिवाइड नहीं कर सकते इन्फिनिटली, यानी कि ये जो पृथ्वी पे या यूनिवर्स में जो भी चार्ज होगा वो किसी ना किसी सबसे छोटे चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, ठीक है। यानी कि ऑल इलेक्ट्रिक चार्जेस can be expressed in the form of integral multiple of smallest electric charge, ठीक है। ये जितनी भी आपको बातें दिखाई गई हैं वो केवल आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे ले जाएगा, और वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, Q must be equals to NE। प्लीज मार्क दिस। Q क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि यूनिवर्स में कहीं पर भी होगा, कितना भी टन कूलम हो सकता है, कितना कूलम हो सकता है। कूलम ऑब्वियसली अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है। जो आप लोग चार्जेस से डील करते हैं वो माइक्रो कूलम, नैनो कूलम या पीको कूलम के ऑर्डर का होता है, ठीक है। अगर आपने एक कूलम कह दिया तो बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, और कितना ज़्यादा होगा उसके बारे में डिस्कशन अभी नहीं, जस्ट थोड़ा लिटिल बिट लेट आएंगे तो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो यूनिवर्स में चार्ज होगा वो क्यू से डिनोट करेंगे, और वो सब इंटीग्रल मल्टीपल, वो इंटीग्रल n है, और ये ई स्मॉलेस्ट चार्ज है। इस स्मॉलेस्ट ई चार्ज को बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का जो वैल्यू होता है वो इस प्रकार है। सो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 टाइम्स 10 टू दी -19 कूलम। ये इतना स्मॉल है, यानी कि अगर आप एक के आगे आप 19 जीरो लगा दे, इस नंबर से आप डिवाइड मारे 1 को 1.6 को, तो जो आंसर आएगा दैट इज 1 कूलम। बहुत छोटा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, इतना स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ चार्ज होता है, स्टिल वो इतने बड़े बड़े काम कर देता है कि आपके यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो इसी के जरिए आती है। जस्ट थिंक ऑफ इट। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में ये n क्या है? n है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों आ गया, उसका आंसर आपको अब मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज। आपने कहा कि भैया चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, आप चार्ज क्रिएट करेंगे तो अदर साइड पे ऑपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाएगा, सही बात है, हमने मान लिया। लेकिन सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट कैसे किया जाए, तो उसका तरीका क्या है, ठीक है। तो तरीका ये है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द चार्ज। मैटर
ठीक है। तो कुछ तरीके क्या है? तरीके ये है कि आप सबसे पहले करिए क्या, आप जो आपके बुक में दिया जाएगा वो दिया जाएगा कि आप एक एबोरेट रॉड ले लें या कोई भी एक रॉड ले लें, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए कि जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सूखे में होते हैं, यानी कि आपकी जगह होनी चाहिए वो ड्राई होनी चाहिए। वेट जगहों पे एक्सपेरिमेंट काम नहीं करता। और क्यों काम नहीं करता उसका रीजन आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर के बारे में ट्रीट करेंगे। क्लियर? अच्छा, लेकिन अभी थोड़ा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये बेसिक है। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिफिकेशन मैटर काम कैसे करता है। आप एक ये पेन ही ले लीजिए, मेरा हाथ थोड़ा गीला है वरना काम करता। आप इसको क्या करिए, आप इसको कपड़े से रब कीजिए। रब करने के बाद अगर आप इसको किसी चीज़ से लगाएंगे तो मे बी ये स्टिक हो सकता है, बट चूंकि ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि थोड़ा सा हाथ मेरा बैठे है, इसलिए नहीं हो रहा। बट हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं जो काम करेगा, और आप भी कर चुके होंगे। और वो एक्सपेरिमेंट ये है, आप क्या कीजिए, आप एक स्केल लीजिए, प्लास्टिक स्केल लीजिए, आप कुछ पेपर पीसेस लीजिए। आप अपनी जो स्केल है उसको आप रब कीजिए, और रब करने के बाद आप उस पेपर के पास लाइए, केवल पास लाना, लगाना नहीं है। जब पास लाएंगे तो आप देखेंगे कि वो जो पेपर है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जो रॉड है, अगर आप ऐसे ही पेपर रखिए और एक कोई स्केल ला के रखिए तो चार्ज ये नहीं पकड़ेगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन अब पकड़ रहा है, यानी कि कोई ना कोई चीज़ वहाँ पर आ चुकी है जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो रहा है। ये अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से हो रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, उसको फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे तरीके हैं, आप हीट के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। हीट के थ्रू भैया कैसे चार्ज करेंगे, तो आंसर ये है कि आप क्या करिए, आप सब्सटेंस को हीट कर देंगे। हीट कर देंगे तो हीट भी बहुत तरह से हो सकता है, या तो थर्मल हीट देंगे, यानी कि जैसे आप मान लीजिए किसी को गर्मा दें तो गर्म करेंगे तो भी हीट होगा, ठीक है। लेकिन फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन उतना कम होगा कि आप जान नहीं पाएंगे। लेकिन एक तरीका और है जो कि आप बहुत अच्छे से उसको देख सकते हैं, और वो है आपका कैथोड रेज। आपने पढ़ा हुआ है कि कैथोड रे ट्यूब में हम लोगों ने एक हाई टेंशन बैटरी लगाई थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर निकल आए थे। तो जिस प्रोसेस के थ्रू निकल लेते हैं उसको बोलते हैं थर्मायनिक एमिशन। थर्म मतलब हीट, आयनिक मतलब कि वहां पे आयंस क्रिएट हो रहे हैं। क्रिएट कैसे हो रहे हैं, क्योंकि भाई जैसे मान लीजिए फिलामेंट है बल्ब का, आपने क्या किया, आपने हीट किया, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाई, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाई तो क्या हुआ, वहां पे हीट जनरेट हुई। आपने बल्ब देखा है, अगर आप बल्ब को जलाएं थोड़ी देर के लिए और उसके बाद उसके ऊपर हाथ लगाएं तो आपको गर्म लगेगा, ठीक है। यानी कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब जब हीट प्रोड्यूस होती है तो होता क्या है कि हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर निकलते हैं, क्योंकि आपको पता है बोर का एटॉमिक मॉडल, वो एटॉमिक मॉडल आपसे क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस फिक्स, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स होगा जब वो किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपने उसको एनर्जी दी किसी भी फॉर्म में, चाहे आप लाइट के थ्रू दो, चाहे आप हीट के थ्रू दो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू दो, कैसे भी दो, आपने क्या किया, उसको आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड की। जब एनर्जी प्रोवाइड की तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब है कि वो बोर्स ऑर्बिट में अब वो रहने के लिए बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। और जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला मतलब कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज होगा उस एटम पे क्रिएट हो जाएगा जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज वहां पे डेवलप हो जाएगा। यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि अभी हमने Q = N में पढ़ के आते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिफिकेशन का एक मेथड तो आपने देख लिया, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, आप किसी फ्रिक्शन के थ्रू या किसी भी एनर्जी के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। यही है आपका इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसको कभी कभी हम लोग मॉडर्न इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मैटर या मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मैटर भी कहते हैं। सो हम कहते क्या है, एवरी मैटर consist of small particles called atom,
ये तो नई बात नहीं है, लेकिन इसमें इनडिविजिबल वर्ड लगाना नहीं चाहिए क्योंकि एटम अब डिविजिबल हो गया है। डायरेक्ट एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक थॉमसन भैया ने निकाल दिया था, ठीक है। ओके, सो एटम, ठीक है। व्हेन मैटर इज रब्ड, या कह सकते हैं मैटर इज सप्लाइड एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, सोर्स कुछ भी हो सकता है, the energy of the electron external source, the energy of the electron of the atom of matter increases, बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू विच electron is not bound to follow बोर एक साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे आया था, साइंटिस्ट थे, बोर्स एनर्जी लेवल, इसको कभी कभी लोग ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बाध्य नहीं है बोर के एनर्जी लेवल को फॉलो करने के लिए, हेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख सकते हैं, लीव्स द ऑर्बिट ऑफ atom, resulting in the creation of two equal and opposite charges, ठीक है। सो ये कुछ तरीका है जिसके जरिए चार्जेस क्रिएट हो गए। अब भैया चार्ज क्रिएट हो गए, चलिए मान लिया चार्ज क्रिएट हो गए, लेकिन क्या सबूत है कि चार्ज क्रिएट हुआ? क्या आपने इलेक्ट्रॉन को देखा है? एक इलेक्ट्रॉन तो केवल गार्गमन एक्सपेरिमेंट में देखा गया था जो कि MIT के द्वारा किया गया था। तो रोजमर्रा की जिंदगी में तो इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा नहीं देगा। तो फिर हमें कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन चार्ज वहां पर डेवलप हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपके पास इतनी तेज आके तो है नहीं कि आप देख लें। फिर कैसे पता करें कि इलेक्ट्रॉन या किसी मैटर के ऊपर चार्ज डेवलप है? ये कैसे पता करते हैं? हम केवल आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, हम मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेजरमेंट करने के लिए आपको फिर टेक्निक लगानी पड़ेगी जिसको हम क्या कहते हैं, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं।
मिलिकल्स ऑर्डर ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। तो हम अमाउंट ऑफ चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं कि क्या चार्ज है भी या नहीं है, ये कैसे पता करते हैं। तो उस डिवाइस का नाम जिसके जरिए आप इलेक्ट्रिक चार्ज पता कर सकते हैं कि है कि नहीं है, उसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, सो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है क्या? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप असल में एक डिवाइस है जिसके जरिए आप किसी भी चीज को अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो टेस्ट कर सकते हैं कि ये चार्ज है कि नहीं है। अब टेस्ट कैसे करते हैं वो इस प्रकार, ध्यान से देखिएगा। एक ब्रास की डिस्क है, ठीक है, एक ब्रास की डिस्क है। उस डिस्क को एक स्मॉल ट्यूब के सहारे हम लेकर आ रहे हैं और इस स्मॉल ट्यूब में हमने ये तो गोल्ड लीफ लगा दी। गोल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव, ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। और चूंकि इस पर कोई और आयन जो कि गैस में मौजूद है वो असर ना कर सके, इसीलिए इसको हम बंद कर देते हैं एक एयर टाइट जार में। फिर कह रहा हूँ ये एक एयर टाइट जार है, यानी कि यहाँ पर एयर या आयन का आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। ये ब्रास की रॉड है, करेक्ट। अब आप करिए क्या, आप करिए ये कि यहाँ पर जो भी आपको चार्ज पे टेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए आपने ये पेन लिया, इसको आप टेस्ट करना है, आप क्या करिए, इसको यहाँ पे ले आइए, टेस्ट कराइए। टेस्ट कराएंगे तो देखिए क्या होता है। ये रॉड लाइट, अब हमने देखा ये, अब हम देखेंगे इस लीफ पर क्या असर पड़ रहा है। तो हम पाएंगे कि अगर ये रॉड इस पे टच कराने पर अगर ये डाइवर्स कर जाती है, लीव्स फैल जाती हैं, लीव्स ऐसी थी और ये लीव्स फैल गई, अगर लीव्स फैल जाएंगी तो क्या होगा, हम कहते हैं कि ये रॉड क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ठीक है। अगर क्या हुआ, अगर डाइवर्जेंस हुआ तो, ठीक है। और अगर कन्वर्जेंस हुआ मतलब पास आ गई तो ये नेगेटिवली चार्ज रॉड हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले डिस्कशन में क्या देखेंगे कि हमने ये देखा कि रॉड जो है ये चार्ज हुई या नहीं हुई। अब हम एक और मेथड अगले टर्न पे देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी नाम का एक प्रोसेस है जिसके जरिए आप चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, बस उसका भी कोई ड्रॉबैक है वो हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेन थीम होगा वो ये होगा कि ये जो फोर्स लगाया गया है भाई, ये जो लीव्स है या तो डाइवर्स कर रही हैं या तो कन्वर्स कर रही हैं, तो डाइवर्स करेंगी तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है ना। भैया आपने कहा कि लीफ ऐसे रखी थी, अब लीफ डाइवर्स कर रही है, इसका मतलब इसकी स्टेट बदल गई, पहले रेस्ट में थी फिर मोशन में आ गई। अगर मोशन में आ गई तो भैया ये वाला जो न्यूटन बाबा जी ने नियम दिया था F इक्वल्स टू में तो फॉलो होगा। अगर ये फॉलो होना है तो इसका मतलब है ना कोई फोर्स काम करेगा। अब ये फोर्स कैसा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसा फोर्स लगा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन हम कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, तब तक देखिए, धन्यवाद।